हाँ जी, सो वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल वंस अगेन। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में बहुत प्यार दिया आपने, लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया जो मैंने बनाया था। वीडियो आपका किसके लिए था? इतने सारे कोर्सेज है क्लाउड कंप्यूटिंग के, डेवऑप्स, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, है ना। और करना क्या है, कंफ्यूजन बहुत है, क्या क्या सीखें और क्या क्या करें। एक जान और कंपनी काफ़ी लोगों को कह देती है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। लोगों को लगता है दिल की बात कह दी थी काफ़ी है। तो काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस कर ही रहे थे, तो उसके लिए हमने बात करी थी उस बारे में। और काफ़ी आप लोगों ने प्यार किया, उसके लिए थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EC2 के बारे में। EC2 मास्टर क्लास इसको बोल रहा हूँ, और इसका मतलब क्या है कि मतलब EC2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब हर टॉपिक को सेपरेट वीडियो बनाऊँ और उसको फिर अपलोड करूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करना है और अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें EC2 के जितने भी मेजरली सारे टॉपिक्स हैं, लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग को छोड़ के सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो जब भी फ्री टाइम हो तब देख लेना। लेकिन क्योंकि ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट है और आपको सारा जो व्यू वगैरह है वो सारा कुछ लेटेस्ट मिल जाएगा, तो प्राइमरी कंसेप्ट तो आपको पता ही है, सेम रहता है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस अब हो ही गए। तो उसके बारे में क्विकली जल्दी जल्दी बात करेंगे। जो भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको आता है, कुछ भी मतलब क्वेरीज दिमाग में आती हैं कि यार यही चीज़ें हैं, या लग रहा है आपने कि थोड़ा सा स्किप कर दिया या आपने थोड़ा सा तेज़ी से कर दिया, तो सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कोशिश करूँगा EC2 के अंदर गो थ्रू कर पाएँ, और शायद एक दो प्रैक्टिकल भी कर पाएँ कि सर्वर वगैरह लॉन्च करके देखेंगे, क्योंकि अभी EC2 का इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है। तो आराम से मतलब अगर ये वीडियो आप देखोगे तो 1-1.5 साल तक प्रॉपरली काफ़ी वैलिड रहेगा। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के आपके आंसर मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया लगने वाला है। तो रादर देन 20 वीडियो इसके बनाने के अलग अलग टॉपिक के, और सोचा एक ही वीडियो बनाते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो जब भी टाइम मिले आराम से देखना, या थोड़ा थोड़ा करके देखो, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। तो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है जी। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये है आपका AWS पे आपने फ्री टायर का अकाउंट बनाया हुआ होगा। अगर नहीं बनाया हुआ तो एक फ्री टायर का अकाउंट बना लो, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर वहाँ पे आपको यूट्यूब में मिल जाता है। ठीक है। अब आपने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद कुछ आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। सर्विसेज में जाओगे तो EC2 का सेक्शन है। EC2 के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा डैशबोर्ड, है ना। अब इस डैशबोर्ड में आ गए, तो अब इस डैशबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या क्या चीज़ें हमें सबसे पहले ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो टॉपिक्स, अच्छा देख लो क्या क्या कवर करने की कोशिश करेंगे। इवेंट्स, टैग्स, लिमिट, इंस्टांस टाइप, उनका प्राइसिंग मॉडल क्या है, ठीक है, और रिजर्व, ये जो अलग अलग इंस्टांसेस होते हैं, AMI क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्नैपशॉट क्या है, लाइफ साइकिल मैनेजर क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, इलास्टिक IP क्या है, प्लेसमेंट ग्रुप क्या है, की पेयर क्या है, नेटवर्क इंटरफेसेस क्या है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको समझनी हो तो ये वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है। और इसमें ऐड कर देते हैं आपका ग्लोबल आर्किटेक्चर। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको कंसोल में लॉग इन करते हैं। सबसे पहले क्या देखना होता है? अपना रीजन चेक करना होता है कि किस रीजन में हो। तो ये समझ ही सकते हो कि काफ़ी सारे रीजन में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बेसिकली AWS अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 रीजन है, और चाइना के कुछ रीजन दिखते नहीं है, तो ऑलमोस्ट करीब करीब 23, 24 रीजन होंगे अभी जिसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो होगा रीजन। हर रीजन के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन होता है। तो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपका अवेलेबिलिटी जोन इज इक्वल टू डेटा सेंटर, आप समझ सकते हो। तो जितने भी अवेलेबिलिटी जोन होंगे समझना, उतने ही लॉजिकल डिफरेंट डेटा सेंटर है। मतलब वो सब कुछ उसका अलग है, नेटवर्क अलग है, पावर कनेक्शन अलग है, सारे वो सब चीज़ें अलग है। तो अगर आपका एक अवेलेबिलिटी जोन या एक लोड डेटा सेंटर डाउन भी होगा तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में आप जा सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए हम मशीनें जब रखते हैं तो वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में रखते हैं, ताकि आपका फेल ओवर हो जाए। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हुआ तो दूसरे में मिल जाए। तो एक बड़ा रीजन होगा, उसके अंदर हर रीजन में कम से कम 2 तो अवेलेबिलिटी जोन है ही AWS के, और मल्टीपल भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी है, 3, 4, 5 वाले भी हैं। ठीक है। US की कंपनी में है, तो अगर ओयो वेगर में जाओगे या US के रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे।
ठीक है जी। तो ये तो हो गया रीजन की बात और अवेलेबिलिटी जोन की। एज लोकेशन होता है, एज लोकेशन का कंसेप्ट अलग है, यहाँ पे यूज हो नहीं रहा, तो हम बात करेंगे नहीं अभी। अब आ जाओ, सबसे पहले जो हमने बात करी थी EC2 डैशबोर्ड की। तो अब ये डैशबोर्ड जो दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। रनिंग इंस्टांसेस आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी चल रही है, डेडिकेटेड होस्ट कितने हैं, वॉल्यूम्स कितने हैं, सब चीज़ें आपको ओवरऑल मतलब एक जगह पे दिखा देता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि आपको पता लग जाता है भाई कहाँ कहाँ पे मेरा इस रीजन के लिए, अलग अलग रीजन का अलग अलग है, ठीक है। तो इस रीजन के लिए आपको दिख जाएगा कि मैं कितनी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डैशबोर्ड की कहानी। डैशबोर्ड के बाद आप आ जाओ इवेंट्स में। तो इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स होता है भाई अगर आपके यहाँ पे कोई AWS की प्लान्ड एक्टिविटी है, ठीक है, तो उसके लिए वो आपको इवेंट्स में शो कर देगा। तो मान लो अगर कोई शेड्यूल आपकी इंस्टांसेस चल रही हैं और उसमें किसी इंस्टांस को उसको रिटायर करना है, उसका जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है वो ख़राब हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ है आपकी जो आपके रीजन को या आपके अकाउंट को इफेक्ट कर सकती है, वो चीज़ आपको इवेंट के अंदर दिख जाएगी। तो अगर कुछ रिटायर हो रही है, कुछ भी आपके ऐसी चीज़ आ रही है इंस्टांस, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये हमारे यहाँ पे प्लान्ड इवेंट है और यहाँ पे डाउन टाइम रहेगा, तो आप इसको चेक कर लो, जो भी आपको नेसेसरी एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आप इवेंट्स के अंदर देख सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं टैक्स पे। तो टैक्स क्या होता है? जितने भी आपके अकाउंट के अंदर टैक्स हैं वो सारे आपको टैक्स दिखा देगा। तो जैसे मेरे अकाउंट में जितने टैक्स यूज़ हो रहे हैं तो ये सारे टैक्स दिखा दिए, ठीक है। और अब मैं इन सारे टैक्स की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, या मेरे पास मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, तो वो मैं उनको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जितने भी इंस्टांसेस हैं, मान लो 3 इंस्टांसेस हैं, तीनों को सिलेक्ट कर लिया और तीनों में मैं एक नया टैग की वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं वो ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंट, और मैं इन तीनों में अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं एक अपना नया टैग ऐड कर दूंगा। बात समझ में आई? तो मैं इस तरीके से यहाँ पे कर दूंगा। मेरे में इंस्टांसेस ज़्यादा नहीं है, एक इंस्टांस है एक्चुअली, ये 2 इंस्टांसेस वो टर्मिनेट हुई दिखा रहा है, अभी दिखा वो नहीं हुआ है आपका, इसलिए आपको दिखा रहा है। तो इसको मैं नया टैग ऐड कर सकता हूँ। ये बात समझ में आया? अगर ऐसे ही मुझे कोई पर्टिकुलर टैग को रिमूव करना है तो मैं वो भी रिमूव कर सकता हूँ। तो मैनेज टैग करने से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ईजी हो जाती है। और हाँ जी, अब आ जाओ लिमिट्स पे, ठीक है। अच्छा, टैग्स के अंदर मतलब ये सारी सर्विसेज ना फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे इंस्टांसेस है, वॉल्यूम है, ये AMI है। तो ये अकॉर्डिंगली भाई जितने वॉल्यूम यूज़ हो रहे हैं तो वो सारे वॉल्यूम के दिखा देगा आपको, भाई इतने वॉल्यूम हो रहे हैं, इसमें आपको ये ऐड करना है तो यहाँ पे कर दो डिपार्टमेंट मार्केटिंग, ठीक है जी। ऐसे अगर आपको करना है ऐड टैग करके आप उसको ऐड कर सकते हो। तो ये सारे जितने भी वॉल्यूम होंगे उन सबके अंदर ये टैग ऐड हो गया होगा। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होती है आपकी डिस्क, जो सर्वर के अंदर डिस्क लगती है ना, यहाँ पे वही होती है। तो इसके अंदर आप देखो, टैग के अंदर जाऊंगा ना मैं अगर आपको, तो एक आपका टैग ऐड हो जाएगा। तो ये बात हुई आपकी टैक्स की। कोई दिक्कत आया तो मुझे बता देना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना तो मैं आपको दिखा दूंगा, वो मैं सॉल्यूशन भी बता दूँगा। अब आगे लिमिट। लिमिट क्या होती है? तो लिमिट होती है आपकी जो आपने अकाउंट लिया हुआ है। जैसे अब ये मेरा फ्री टायर अकाउंट है, ठीक है, तो ऐसे ही आपकी कंपनी का भी अकाउंट होगा, है ना। तो आपकी कंपनी का जो अकाउंट है वो पेड अकाउंट होगा मान लो, या आपने कोई लिया तो पेड अकाउंट होगा। तो हर इसकी लिमिट होती है। तो यहाँ पे आपको ये दिखा देता है कि कितनी आपकी लिमिट है। आप चाहो तो लिमिट कभी भी इंक्रीज कर सकते हो। सपोर्ट सेंटर में जाओ, वहाँ पे आप अपना जाके केस खोल दो, तो वहाँ पे आप जाके लिमिट अपनी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हर चीज़ की दिखा देगा आपको लिमिट की। ऑटो स्केलिंग ग्रुप कितने बना सकता हूँ मैं? 200 बना सकता हूँ। EBS कितनी बना सकता हूँ, ठीक है। लोड बैलेंसर कितना बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाती है कि कितनी आपकी किस चीज़ की क्या लिमिट है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी बात लिमिट की। जैसे मैं रनिंग इंस्टांस है मेरी, है ना, तो ये मैं कितना कर सकता हूँ, ये सारी लिमिट्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ की देखनी है, जैसे नेटवर्किंग से देखनी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्टिव VPC पेयरिंग कनेक्शन कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ VPC कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं मैक्सिमम,
अगर 6 बनाऊंगा तो नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लिमिट में पता लग जाती हैं। तो कभी कभी होता है कि आप काम कर रहे हो तो आपको पता लगा आप सर्वर लॉन्च नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? सॉरी भाई, उसकी कैपेसिटी आ गई ना, वहाँ पे आपके पास वो इंस्टांस आप लॉन्च ही नहीं कर सकते, आपकी लिमिट ही नहीं है, तो क्या कर सकते हो? तो ये सब चीज़ें आपको लिमिट में आपको पता लग जाएगी। अब आ जाओ इंस्टांसेस में। तो इंस्टांसेस क्या होती है? ठीक है, तो इंस्टांसेस में अगर आप देखते हो तो इंस्टांसेस मतलब EC2 सर्वर, यानी आपके वर्चुअल सर्वर। तो एज्योर में बात करते हो तो वर्चुअल मशीन होती हैं, या नॉर्मल जब आप बात करते हो भाई सर्वर बनाना है, तो सर्वर जब बनाना है तो हम उसको बोलते हैं इंस्टांस, EC2 इंस्टांस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सर्वर बनते हैं और यहाँ पे आप सारे काम कर सकते हो उससे रिलेटेड। जैसे ये मेरा सर्वर है, ठीक है, अब मैं चाहूँ इसको स्टार्ट करना तो मैं इंस्टांस स्टेटस में जाऊँगा, इंस्टांस यानी सर्वर, इंस्टांस से मैं जाऊँगा, इसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दूंगा, स्टॉप करना है, रीबूट करना है। अभी हाइबरनेट भी सपोर्ट करता है तो मैं हाइबरनेट भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अब इसको स्टार्ट करा तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और एक अवेलेबिलिटी जोन की बात कर रहा था, तो अवेलेबिलिटी जोन आपके ये होते हैं 2A 2B 2C। तो जो भी आपका, जैसे ये मेरा रीजन है ये है 2B। ठीक है, ओयो का रीजन देखो क्या है, US ईस्ट 2। तो US ईस्ट 2 का और A B C ये 3 डेटा सेंटर हो गए इस तरीके से। तो अलग अलग डेटा सेंटर हो गया, अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन हो गया। ठीक है, तो सर्वर से रिलेटेड कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है जी, एक सर्वर लॉन्च करके देखेंगे अभी। उसके बाद इंस्टांस टाइप पे आ जाओ। तो इंस्टांस टाइप क्या होता है? तो ये होते हैं इंस्टांसेस टाइप। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की होती हैं इंस्टांसेस टाइप। मतलब ये तो बहुत सारे हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो मेजरली क्या होता है, इंस्टांसेस टाइप जो होती हैं वो होती हैं आपकी जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज। ठीक है, इसको दिखाता हूँ। तो ये है आपके इंस्टांसेस टाइप। ठीक है, तो जनरल पर्पस यानी जो रेगुलर यूज के लिए। ठीक है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज जहाँ पे प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए होती है। तो जनरल पर्पस में नॉर्मली रेशियो रहता है डबल का, मतलब 4 टाइम्स का, सॉरी। तो अगर आपका 8 प्रोसेसर है तो 32 GB आपको रैम मिल जाएगी। ठीक है, अगर कंप्यूट ऑप्टिमाइज में जाओगे तो जितने प्रोसेसर है उसकी डबल रैम मिल जाती है। तो ये अलग अलग सर्वर की कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो जो भी आप सर्वर की कन्फिग्रेशन लोगे आपको वो मिल जाएगा। जैसे मान लो 16 प्रोसेसर है, यहाँ पे 42 GB रैम मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसी मशीन देख रहे हो कि जिसमें रैम मुझे कम चाहिए तो आप फिर इस पे जा सकते हो, कंप्यूट ऑप्टिमाइज पे, और प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ठीक है, तो IT से रिलेटेड लोगों आपको पता है GPU इंस्टांसेस होता है जहाँ पे ग्राफिकली ज़्यादा काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सब में वो लगा हुआ होता है, नेटवर्क ग्राफिक कार्ड लगा होता है, अच्छी क्वालिटी का NVIDIA का होता है नॉर्मली। तो वो आपको मिल जाते हैं इंस्टांसेस में। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए भी अब आ गई हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज आ गई हैं जिसमें मेमोरी ज़्यादा होगी। मेमोरी मतलब 8 टाइम्स होती है नॉर्मली इसमें, तो मेमोरी पे ज़्यादा फोकस किया है। और ऐसे ही स्टोरेज पे फोकस किया है तो स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इंस्टांसेस टाइप। क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिख लेना। मेरे ख्याल से मैं मतलब कोशिश करूंगा चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएं और अच्छे से कवर हो जाए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर एक बार 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इंस्टांसेस टाइप समझ में आ गया कि अलग अलग सर्वर की कन्फिग्रेशन। ठीक है जी, फिर आता है आपका लॉन्च टेम्पलेट। तो लॉन्च टेम्पलेट क्या करता है, एक टेम्पलेट बना के रख लिया आपने कि क्या आपका सर्वर क्या कन्फिग्रेशन होनी चाहिए, है ना। मतलब आपने एक बना दिया मेरा वेब सर्वर है, ठीक है, इसकी क्या कन्फिग्रेशन होनी चाहिए, ऑटो स्केलिंग। अब आपका यहाँ पे कुछ टैग वगैरह देना है तो वो टैग दे दिया। टैग क्या होता है? टैग होता है आपके नेम इंफॉर्मेशन देना, तो एक की वैल्यू पे काम करता है। तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ देना कि इसका नेम क्या होगा, है ना, वेब सर्वर टेम्पलेट, ऐसा मैंने एक नाम दे दिया इसको। ठीक है जी, फिर मैंने दे दिया कि ये कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो मैंने बोल दिया जी ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इसकी लोकेशन क्या है, तो इस तरीके की चीज़ें मैं कहाँ पे दे सकता हूँ, टैग के अंदर। ठीक है,
तो टेम्पलेट क्या है, एक मैंने मतलब परफॉर्मा तैयार कर दिया कि भाई ये और इसकी ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पर। तो अगर मैं कोई बाय डिफ़ॉल्ट पुराने वाला टेम्पलेट यूज़ करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं नई मशीन, अगर कोई मेरी AMI बनी हुई है, अब AMI की बात करेंगे तो AMI क्या होती है, AMI होती है अमेजन मशीन इमेज। तो इसमें क्या है, बने बनाए टेम्पलेट हैं कि जैसे आपको मिल जाते हैं जब लॉन्च करते हो ना इंस्टांस, तो दिखाता है कि लाइनस की मशीन लॉन्च करनी है तो लाइनस का OS इंस्टॉल होगा इसमें, है ना, और रेड हैट की मशीन इंस्टॉल करनी है। तो ऐसे इन्होंने इमेजें बना रखी हैं, और आप चाहो तो अपनी भी कस्टमाइज विंडोज़ की इमेज है, ठीक है, तो ऐसी कोई मशीन इमेज यूज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी कोई अपनी कस्टमाइज इमेज बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो कि एक सर्वर बनाया, उसके अंदर 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए और उसकी एक इमेज बना ली, तो वो एक इमेज बन गई। उस इमेज से कभी भी आप वैसे ही दूसरा सर्वर चाहिए तो बना सकते हो, इसीलिए तो उसमें आप कवर कर लोगे। फिर हो गया आपका इंस्टांस टाइप, तो हमने बात कर ली। की पेयर को इंक्लूड करना चाहते हो तो की पेयर भी लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, कि की पेयर आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। तो मेरे पास जैसे ये वाला की पेयर बना हुआ है, तो मैं इस की पेयर को यूज़ करना चाहता हूँ, तो जो मेरा टेम्पलेट बनेगा उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर मैं कोई VPC यूज़ करना चाहता हूँ या डिफ़ॉल्ट वाला करना चाहता हूँ, VPC यानी आपका सेपरेट नेटवर्क, सिक्योरिटी ग्रुप में कौन सा यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने दे दी यहाँ पे। स्टोरेज कितनी यूज़ करना चाहता हूँ, कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना चाहता हूँ, कितना साइज़ होना चाहिए, तो ऐसी सब इन्फॉर्मेशन देके मैंने एक टेम्पलेट बना लिया। उस टेम्पलेट को मैं कभी भी यूज़ करके नया सर्वर बना सकता हूँ। तो ये करीब करीब आपका AMI से मिलता जुलता है, लेकिन आपको एक समझ में आया कि भाई एक टेम्पलेट हमने परफॉर्मा टाइप का बना दिया जिसमें हमने दिख दिया ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप आ जाओ इंस्टांसेस टाइप पर, ठीक है। तो इंस्टांसेस टाइप हमने कवर किया, मतलब अब आ जाओ प्राइसिंग मॉडल पे। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब प्राइसिंग मॉडल क्या करता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राइसिंग मॉडल का क्या मतलब होता है, प्राइसिंग मॉडल है मतलब आप AWS को जो पेमेंट करते हो किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 मॉडल इनके ज़्यादा पॉपुलर हैं, ऑन डिमांड, रिजर्व और स्पॉट इंस्टांसेस। तो ऑन डिमांड क्या होती है, जो अभी यूज़ कर रहे हो, कि आपने सर्वर बनाया, सर्वर लॉन्च किया और उसके बाद जितने टाइम आपने यूज़ किया उतना उसका पे कर दिया, तो ये है आपका ऑन डिमांड। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कोई आपको लिमिट नहीं है, जितने टाइम यूज़ करोगे उतना यूज़ करोगे, तो जितने आर यूज़ करोगे बेसिकली उसका आपको चार्ज देना पड़ता है। दूसरा क्या है, इसकी प्राइसिंग हाईएस्ट होती है ना, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है तो हाईएस्ट प्राइसिंग है। भाई आपको जो चार्ज लेंगे वो ज़्यादा लेंगे थोड़ा सा नॉर्मली, ठीक है। ये कब फ़ायदेमंद है, जब आपको पता है कि टाइम लिमिट आपको पता नहीं है, टाइम लिमिट अवेयर नहीं है, ठीक है, बट ये कुछ डेज में है। तो अब आ जाओ रिजर्व इंस्टांसेस। तो ये रिजर्व की जो प्राइसिंग मॉडल है ये क्या है, ये है आपका, इसमें क्या होता है, जब आपको टाइम लिमिट पता है, ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम लिमिट जैसे मंथ्स और ईयर में हो ना, तब फायदा है। तो क्या करते हो, लॉन्गर टाइम के लिए आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पे एडवांस, ठीक है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। नो पेमेंट का भी ऑप्शन होता है, मतलब नो एडवांस का भी होता है, वो मंथली चार्ज करता है, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें क्या है, 70% तक आपको, अप टू 70% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, अगर आप ऑन डिमांड के कंपैरिजन में करोगे। जैसे अगर आपने 1 ईयर का पे कर दिया है ना, तो 1 ईयर का अगर आपने पे कर दिया तो आपको उस पर मशीन पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा।
लेकिन पेमेंट भी जितना ज़्यादा करोगे, एडवांस फुल पेमेंट कर दोगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, कम करोगे तो कम मिलेगा डिस्काउंट। तो इस तरीके की चीज़ें आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो भाई जितना लॉन्गर आप मतलब बाउंड हो, अगर उतना आपने पेमेंट कर दिया। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आप यूज़ करो या ना करो, यूज़ करो और या ना करो, ठीक है, आपको 400 पे करना है, ठीक है। लेकिन ऑन डिमांड में ऐसा नहीं है, तो ये आपको कंपेयर करना पड़ता है कि भाई मुझे किस में ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। और जैसे वेबसाइट एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपको वेबसाइट रन करनी है, वो 24 आवर्स चाहिए, ठीक है, तो फिर आप वही लो ना, फिर आप रिजर्व इंस्टांस लो, वहाँ पे क्या फ़ायदा ऑन डिमांड लेके। तो इन केसेस में आप रिजर्व इंस्टांसेस को यूज़ कर सकते हो। और क्या रहता है रिजर्व में, हाँ इसमें भी 2 तरीके की आती हैं, 3 तरीके की आती है। अब तो स्टैंडर्ड आती है, कन्वर्टिबल आती है। कन्वर्टिबल का चार्ज ज़्यादा होगा, और फिर शेड्यूल पर भी आती है कि उतने शेड्यूल पे आपका चलेगी। तो इसमें क्या फ़ायदा है कि स्टैंडर्ड अगर आप यूज़ करते हो तो भाई ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने जैसे मान लो M4 ले ली तो आप सिर्फ उसको ही यूज़ कर पाओगे। लेकिन कन्वर्टिबल में क्या है, M4 से अगर आप मान लो बीच में आपको रिक्वायरमेंट अलग हो गई, तो आप M4 की बजाय अगर आप T2 लेना चाहते हो या M5 लेना चाहते हो तो वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो उतनी ही कैपेसिटी की आपको दूसरे इंस्टांसेस पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। और शेड्यूल बेस पे आ गया है, मतलब अगर आप पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए लेना तो वो ले सकते हो कि उतने शेड्यूल पर ही आपके इंस्टांसेस चले। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाता है, भी मैं दिखा दूंगा। फिर स्पॉट इंस्टांसेस क्या होती है, ये बिड बेस होती है, जैसे स्टॉक मार्केट की होती है ना, शेयर का प्राइस चढ़ता कम रहता है, ऐसे ही यहाँ पे भी अमेजन के जो रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते, CPU प्रोसेसर कई बार यूज़ नहीं होते वैकेंट में, तो वो उसको काफ़ी सस्ते चार्जेस पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, अप टू कितना 80-90% तक डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पर। तो बहुत चीप रेट पे मिलती है। तो जो हाई साइज़ की वो इंस्टांसेस होती हैं, अब आप वैसे परचेज ना करो, मतलब काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो। तो इसमें क्या है, यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। तो या तो, लेकिन इसमें क्या है, प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो या तो आप प्राइसिंग के लिए अलाउ कर दो कि हाँ भाई मैं बियर कर लूँगा और मैं इसको दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप यू कैन सेव, है ना, सेव लॉट ऑफ मनी और बिड मार्केट, ठीक है। आप को फिर वो इंसान नहीं तो छोड़नी पड़ती है। तो ये उसके लिए है कि आपको जहाँ 6 आवर्स तक के लिए आपको मशीन चाहिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो तब आप ये यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी लोग कंपनीज क्या करती हैं, वो जो कंप्यूटेशन के लिए चाहिए होती है उनको, एग्जांपल जैसे आप बोलोगे कि बिग कंप्यूटेशन के लिए चाहिए, जहाँ पे कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा चाहिए, तो बड़ी मशीन ले लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वो ये स्पॉट इंस्टांसेस ले लेते हैं, तो उसमें सस्ती पड़ जाती है मशीनें, और उस पर डेटा एनालिटिक्स या बाकी सब काम कर पाते हैं, है ना। तो जहाँ डेटा एनालिटिक्स का काम करना है और डेटा को वो S3 बकेट या दूसरी उसमें स्टोर कर देते हो, तो इस तरीके की चीज़ें वो कर सकते हैं। तो स्पॉट इंस्टांसेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाती है, तो इसलिए कंपनी ये यूज़ करती है। और डेडिकेटेड होस्ट का मतलब क्या है, डेडिकेटेड होस्ट मतलब फिक्स, जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है वो फिक्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो उसका क्या होगा, उसको डेडिकेटेड IP भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटिंग के अंदर और जो आपका कंप्लायंस के लिए ये यहाँ ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर ज़्यादा इशू नहीं पड़ता, आपका IP फिक्स है, वो सब चीज़ें आपको फिक्स है वहाँ पे। तो आपको पता रहता है कि भाई यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका कुछ इनपुट हो तो आप भी बताना। अब एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ मिलती हैं रिजर्व इंस्टांसेस। तो ऑन डिमांड इंस्टांस तो आपको क्लियर है, ऑन डिमांड तो यहाँ पे आप इंस्टांसेस में जाओ तो जो यूज़ कर रहे हो वो ऑन डिमांड ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। और स्पॉट रिक्वेस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो स्पॉट रिक्वेस्ट पे जाना है तो आपको क्या करना है, अगर स्पॉट इंस्टांस बाई करनी है तो वो बाई करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे आप जाओगे रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांस करो, अब देख लो यहाँ पे कौन सी चाहिए आपको, फ्लेक्सिबल वर्कलोड के लिए चाहिए, लोड बैलेंसिंग वर्कलोड के लिए चाहिए, बिग डेटा के लिए चाहिए, तो ये उन्होंने बता दिया। अब जैसे यहाँ पे डिफाइंड ड्यूरेशन वर्कलोड, तो मतलब 6 आवर्स तक के लिए आपको यहाँ पे मशीन मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट है, मुद्दे की चीज़ क्या है कि आपको कौन सी इंस्टांस चाहिए वो देखो,
मान लो आपको विंडोज सर्वर चाहिए तो विंडोज सर्वर ले लिया आपने, ठीक है। क्या कैपेसिटी चाहिए, C5.large चाहिए, ठीक है जी। इस नेटवर्क में चाहिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए चाहिए, ठीक है। ये आप की पेयर यूज़ करोगे, ये बता दिया आपने। अब देखो कितनी चाहिए, 1 इंस्टांस चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कितनी अवेलेबल है। अब देखो डिस्काउंट दिखा दिया उन्होंने कि C5 पे आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, 37% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन डिमांड, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसको लॉन्च कर सकते हो। तो अभी आपको कितना मिल रहा है, 37% करीब डिस्काउंट मिल रहा है अगर मैं ये स्पॉट इंस्टांस लेता हूँ तो, ठीक है। कितने का पूल है, 27 इंस्टांस का पूल मुझे मिल रहा है। अगर मैं डिफाइन में जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ 6 आवर्स के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो कौन सी मशीन चाहिए, विंडोज़ चाहिए, लाइनक्स चाहिए, जो भी आपने चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला मुझे विंडोज़ की चाहिए, ये मैंने बोला उबंटू की चाहिए, ठीक है। डिटेल दे दी क्या क्या कहाँ पे यूज़ करना है, कितने इंस्टांस चाहिए, 1 चाहिए। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको। तो चेंज इंस्टांस टाइप, अगर मैंने बोला मुझे दूसरी इंस्टांस चाहिए तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे इंस्टांस अपनी मर्जी की, मैं जो भी इंस्टांस मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे स्पॉट इंस्टांसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। कितनी कैपेसिटी चाहिए आपको ये दिखा दिया। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है, अब इन्होंने दे दिया जैसे हाँ, टाइम पीरियड भी आप बता दोगे यहाँ पे, है ना, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको चाहिए। क्योंकि ये मेरी लिमिट के अंदर नहीं है तो इसलिए ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप लो उसमें जाओगे तो मुझे आपको मिल जाती है। तो ये अकाउंट की लिमिट है, इस वजह से आपके पास एरर आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे इजीली उसको सर्च करके जो आपके प्राइसिंग डिटेल्स चल रही है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप कैंसिल, अगर मैं इसको करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझको प्राइसिंग हिस्ट्री भी दिखा देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि पीछे उसका क्या प्राइस चल रहा है। तो C5 का जो प्राइस चल रहा है 3 आवर्स में 0.085 चल रहा है ऑन डिमांड प्राइस, है ना। आप अलग अलग उसमें देख सकते हो कि क्या नॉर्मली एक एवरेज प्राइस रहा है। अब आपको पता है कि भाई इसका जो नॉर्मली प्राइस रहा है 0.085 रहा है डॉलर पर आवर का, ठीक है। तो अगर मुझको यहाँ पे स्पॉट इंस्टांस में मुझे इससे कम लिमिट का मिल रहा है जहाँ पे मुझे बेनिफिट हो रहा है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये तरीका हो गया आपका स्पॉट इंस्टांस को यूज़ करने के लिए। अब आप आ जाओ रिजर्व इंस्टांस। तो अगर आपको रिजर्व इंस्टांस परचेज करनी है तो रिजर्व इंस्टांस भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। रिजर्व इंस्टांस के लिए आपको, अच्छा रिजर्व इंस्टांस में एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो आपने लॉन्च इंस्टांस करोगे वो तो ऐसे ही करोगे इंस्टांस के कंसोल में जाके, लेकिन सेम कन्फिग्रेशन की अगर आपकी मशीन है वहाँ पे, अब जैसे ये है तो मुझे लेनी है मान लो लाइनक्स की है, ठीक है। लाइनक्स ही ले लेते हैं, T2.micro टर्म 1 मंथ या 12 मंथ जितने की भी मैं आपको ड्यूरेशन लेना चाहता हूँ। डेडिकेटेड चाहिए या डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट तो आपको पता है शेयर्ड होती है, और डेडिकेटेड क्या है, आपका डेडिकेटेड होस्ट है। ऑफरिंग क्लास मैंने बोला है, आपको कन्वर्टेबल लेना है तो वो भी ले सकते हो। नो अपफ्रंट मतलब कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे, अब पार्शल अपफ्रंट मतलब थोड़ा पेमेंट कर रहे हो, ऑल फ्रंट मतलब सारी एडवांस में कर रहे हो। तो जितना पेमेंट ज़्यादा करोगे उतना डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। तो अब इसने बोला भाई नो रिजर्व इंस्टांस अवेलेबल नहीं है कोई, आप बड़ी कैटेगरी पे आ जाओ तो शायद होगी। बड़ी वाली रिजर्व इंस्टांस आपको ये अवेलेबल है, तो उसका प्राइस बता दिया उसने कि इफेक्टिव प्राइस आपका इतना आएगा। ऑन डिमांड का प्राइस चेक कर लो और इसका प्राइस चेक कर लो, अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो आप ये ले सकते हो। तो इस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट रिजर्व इंस्टांसेस से मिल जाता है अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लेते हो तो। अब ये आपने परचेज कर लिया, उसके बाद जो प्राइसिंग मॉडल अब इस पर अप्लाई होगा कैसे होगा,
आपको अपने इंस्टांस में जाके सेम जो आपने इंस्टांस परचेज करी है वो लॉन्च करनी पड़ेगी, या आपके यहाँ लॉन्च हुई होनी चाहिए। तो अगर वो हुई हुई है तो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगी, मैच करता है कि भाई ये इंस्टांस इन्होंने परचेज करी हुई है रिजर्व में और ये इनकी लॉन्च है, तो सेम कन्फिग्रेशन के अगर इंस्टांस है तो वो अप्लाई कर देगा। अगर वो नहीं है तो फिर कई बार आपकी प्राइसिंग एक्स्ट्रा लग जाती है। तो ये याद रखना कि अगर कोई रिजर्व इंस्टांस परचेज करिए तो उसको यूज़ भी कर रहे हो, अगर यूज़ नहीं करी तो आपका वेस्ट हो जाएगा मनी। ठीक है। डेडिकेटेड होस्ट, तो डेडिकेटेड होस्ट मतलब आपने एक डेडिकेटेड होस्ट अलोकेट कर दिया और वो जो डेडिकेटेड होस्ट है यानी अंडरलाइंग हार्डवेयर हमारा हो गया फिक्स। ठीक है, और उसको आप यूज कर सकते हो। AMI, तो अगर आप AMI बनाते हो तो AMI क्या कर सकते हैं हम, किसी भी सर्वर की AMI बना सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं जाता हूँ इमेज में, अगर अपने इंस्टांसेस में जाता हूँ मैं और मैं चाहता हूँ मैंने इस वेब सर्वर पे 10 काम किए, ठीक है, वो 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, कुछ किया, अब मैं चाहता हूँ उसका एक बैकअप लेना, या ये समझो कि मैं चाहता हूँ इसके मल्टीपल कॉपी तैयार करना। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं AMI को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये है मेरा सर्वर। ठीक है, अगर मैंने इस पर मान लो ये मेरा इसका IP है, इस पे ये मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, तो अगर मैंने ये वेब पेज होस्ट किया हुआ, मैं ऐसे ही एक डुप्लीकेट सर्वर बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, तो उसका तरीका क्या है, आप यहाँ से तो कोई डुप्लीकेट का ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो मैं उसकी एक इमेज बना सकता हूँ। तो एक्शन में जाके इमेज में जाके मैं उसकी एक इमेज क्रिएट कर देता हूँ, उस इमेज का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा नाम दे दिया, सेम वो सेटिंग उठा लेगा। नो रीबूट कर देना, तो सर्वर आपका जो ओरिजिनल सर्वर है वो रीबूट नहीं होता। इसको क्रिएट कर दो, तो ये आपकी एक इमेज तैयार हो जाएगी। वो कहाँ पर हो जाएगी, स्टोर यहाँ पर। तो ये एक तरह से अब आपका ओरिजिनल सर्वर अगर डिलीट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस इमेज से बिल्कुल वैसे ही एक सर्वर रेडी कर देते हो। ठीक है, तो वैसे ही आप एक सर्वर बिल्कुल रेडी कर पाओगे। तो ये फ़ायदा होता है इमेज का। इमेज शायद अगर आपको क्लियर हो गया हो, नहीं तो घोस्ट इमेज की तरह से समझ सकते हो। पहले बनता था ना, जैसे विंडोज़ की इमेज तैयार कर दी है, लाइनक्स की इमेज तैयार कर दी, अब आपको लैपटॉप में इंस्टॉल करनी है तो वो इमेज डायरेक्ट इंस्टॉल करोगे, वो सारे जितने भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल थे वो सारे के सारे एज इट इज़ वहाँ पे हो जाएंगे विद कन्फिग्रेशन। ऐसे ही AMI आप विद कन्फिग्रेशन सारी चीज़ें वहाँ पे कर देगा। इसके थ्रू आप डुप्लीकेट या नए सर्वर्स लॉन्च कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका AMI में। यहाँ मेरी AMI एक बन जाएगी। AMI करती क्या है, बैकएंड में एक स्नैपशॉट रेडी कर देती है। तो स्नैपशॉट क्या होता है, स्नैपशॉट यहाँ पे होता है बैकअप। ठीक है, तो जितने भी आपका सर्वर का बैकअप है वो आ जाएगा। जैसे मैंने ये इमेज क्रिएट करी तो देखो ये दो मेरे लिए स्नैपशॉट रेडी हो गए। तो जो भी डेटा उसमें पड़ा हुआ था वो डेटा यहाँ पे स्नैपशॉट में हो गया। तो AMI से ये लिंक्ड है, ये देखो ये इस इमेज से लिंक्ड है यहाँ पे AMI से। ठीक है, तो 9C10 है, तो देखो एक AMI होगी 9C10 वाली, 9C10 वाली। तो ये स्नैपशॉट लिंक हो गया। तो इससे क्या होगा कि जब भी नया सर्वर लॉन्च होता है तो वो इस स्नैपशॉट को या बैकअप को यूज़ कर लेती है और उसके थ्रू मशीन लॉन्च कर देती है। तो ये हो गया आपका। और अगर इस इमेज से कैसे सर्वर लॉन्च करते हैं ये देखना है तो लॉन्च कर दो, यहाँ से एक लॉन्च करोगे सर्वर। तो इस पे जाओगे, सर्वर जो आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो चीज़ें कि आपको कौन सा सर्वर चाहिए क्या है। तो आप चाहो तो एक कस्टमाइजेशन दे देता है आपको, तो आप वो चेंज कर सकते हो। अगर कोई सेटिंग चेंज करनी है, कितनी इंस्टांसेस लॉन्च करनी है, वो सब चीज़ें आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो जो डिस्क है ना, ये डिस्क उठाता है इमेज की। ठीक है, तो ये जो डिस्क है ये आपकी उससे उठाता है जो इमेज में जो डिस्क यूज हुई है जब आपने जो ओरिजिनल आपका सर्वर था। इसलिए आपको डेटा एज इट इज मिल जाएगा। नया ऐड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये जो पुरानी वाली डिस्क उठाएगा वो वही उठाएगा जो आपने इमेज बनाते हुए सर्वर में यूज़ हो रही थी।
तो इस वजह से आपको जो डेटा है वो आपका लूज नहीं होता। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी ग्रुप अपना जो आपको चाहिए वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरी वेबसाइट होस्टेड है उस पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो 80 पोर्ट वहाँ पे ज़रूर अलाउ करूँगा। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। अब देखो मेरा एक नया सर्वर रेडी हो जाएगा यहाँ पे, देखो। तो ये फ़ायदा हुआ, तो समझे आप, बैकअप से मैंने एक नया सर्वर रेडी कर दिया। हाँ जी, तो ये हो गई मेरी इमेज रेडी, ठीक है। 2-3 मिनट लगे इसको, और ये देखो मेरा नया सर्वर रेडी हो गया। तो कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अभी तक सही लग रहा है, क्या लग रहा है बताना मुझे। वैसे टेक्निकल चीज़ें ना ज़्यादा बढ़िया होती नहीं है, कुछ कॉमेडी वॉमेडी वाला मैटर जो रहता है ना वो बढ़िया रहता है। अब देखो इस सर्वर का जो IP था ना, मैंने वही IP यहाँ पे डालूँ, तो देखो सेम एज इट इज मेरा रेडी हो गया ना सर्वर। जैसे मेरी वो चल रही थी वेबसाइट, सेम ऐसी वेबसाइट दूसरी भी सर्वर पे रेडी हो गई। तो मेरा डुप्लीकेट सर्वर रेडी हो गया। कितनी देर में हो गया? 5-10 मिनट ही लगे मुश्किल से। मैंने पॉज किया था अभी, तो 2-3 मिनट वो सर्वर लॉन्च होके रेडी होने में लगे। लेकिन जो कुछ भी पुराने वाले सर्वर की इमेज में था, मैंने इमेज बनाई थी, उसके थ्रू वो सर्वर रेडी हो गया। तो ये है फ़ायदा आपका इमेज का, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि चीज़ें ना कई बार टेक्निकल चीज़ें बड़ी बोरिंग सी होती हैं, समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ कॉमेडी वॉमेडी हो तो मज़ा आता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इससे कमाई करनी है, इनकम करना है, राइट, और अगर आपको जॉब करना है तो कहीं भी जॉब करोगे, अपना काम करोगे, तो आपको यूज़ करनी पड़ती हैं ये चीज़ें। तो टाइम तो देना पड़ता है और बोरिंग चीज़ें समझनी भी पड़ती हैं, ठीक है जी। तो आ जाओ, हम थे AMI पे, AMI हमारा हो गया। अब आ जाओ फटाफट क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स क्या होते हैं? वॉल्यूम्स जो सर्वर पे डिस्क लगी है, ठीक है। तो आपने जो सर्वर बनाया, मैंने एक सर्वर बनाया, इस सर्वर में कोई डिस्क तो लगी है तभी तो चल रहा है। तो अब देखो एक कंसोल चेंज हो गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले ना थोड़ा सा वो आता था, इन्होंने थोड़ा अच्छा खुला खुला बोरिंग सा नहीं दिया, बेटर यूज़र इंटरफेस दे दिया। लेकिन मुझे तो पहले वाला भी ज़्यादा पसंद था, वो सारी चीज़ें एक साथ फटाफट दे देता था। एनी हाउ, तो यहाँ पे आपको सब पता लग जाएगा कि क्या सांसेस टाइप है, क्या VPC है, क्या है। फिर सिक्योरिटी ग्रुप में जाओगे, सिक्योरिटी में जाओगे तो सिक्योरिटी ग्रुप की डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप आपका फायरवॉल की तरह काम करता है। तो जो पोर्ट आपने अलाउ कर दिए वही पोर्ट आएंगे। और सोर्स क्या है? किसी भी सोर्स, मतलब किसी भी सोर्स से आ सकता है। 0.0.0 मतलब किसी भी सोर्स से आ सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर अपनी नेटवर्क रेंज देना चाहते हो तो वो यहाँ पे दे सकते हो। तो 80.22.443 यहाँ पे आपके ये पोर्ट है, ठीक है। इसके बाद नेटवर्किंग की डिटेल देखनी है तो वो नेटवर्किंग के लिए इन्होंने अब अलग व्यू दे दिया है। और यहाँ पे आपको दिखा देगा कितने नेटवर्क कार्ड आपके साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं, कोई इलास्टिक IP है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी, आप इजीली इसको कवर कर सकते हो। और स्टोरेज में दिखा देगा कितनी आपकी रूट स्टोरेज, कितने डिवाइसेस अटैच है, तो कितने वॉल्यूम अटैच है। वॉल्यूम यानी ये डिस्क, ठीक है जी। तो ये सारी आपको कहाँ मिल जाती है? वॉल्यूम में। वॉल्यूम के लिए जो यहाँ पे सर्विस यूज होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। सो ये सर्विस क्या करती है? ये सर्विस ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है, ठीक है। तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है EBS वाली, और तो AMI वाला हो गया हमारा। तो वॉल्यूम क्या है? ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। एक सर्विस और सुना होगा S3 होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। तो क्या फ़र्क है? ब्लॉक बेस पे आप OS इंस्टॉल कर सकते हो, S3 पे नहीं कर सकते। S3 पे क्या होता है? फाइल स्टोर हो जाएंगी। जैसे आपकी कोई फाइल बनाई, उस पर आपने अपलोड कर दिया, जैसे गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या और बहुत सारे ऑप्शन है ना, वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही S3 में आप कर सकते हो। लेकिन ये ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज होती है, तो यहाँ पे आप OS इंस्टॉल कर सकते हो, तभी तो लाइनेक्स वगैरह की मशीनें आपकी रेडी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको नया कुछ डिस्क बनाना है, मान लो अभी 10 GB का डिस्क बना हुआ था इसके साथ में, ठीक है, आपको नया बनाना तो एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर लो, जितना साइज चाहिए वो ले लो। अब इसमें क्या है? इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है वॉल्यूम टाइप की। तो जनरल पर्पज़ है, जनरल पर्पज़ मतलब रेगुलर यूज़ के लिए। प्रोविजन IOPS है, मतलब उन्होंने SSD डिस्क लगाई, SSD डिस्क की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है। अब प्रोविजन IOPS है, मतलब यहाँ पे इनपुट आउटपुट पर सेकंड बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 3000 इनपुट आउटपुट पर सेकंड हो जाते हैं। जनरल में कम होते हैं, 300 ही होते हैं। प्रोविजन में गए तो यहाँ पे 3000 होंगे।
प्रोविजन के अंदर भी एक और कैपेसिटी है जो है IO2, तो वो आपका 30,000 तक जा सकता है, 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग डिस्क चूज कर सकते हो। तो ये 3 डिस्क होती हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं, जनरल, प्रोविजन और प्रोविजन IOPS में नया वर्जन आ गया जिसको बोलते हैं IO2। अब इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली जनरल पर्पस की कॉस्टिंग कम होगी, प्रोविजन की ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसमें भी IO1 और IO2 की IO1 से भी ज़्यादा होगी। तो कॉस्टिंग अगर आपको डिटेल देखनी हो तो AWS प्राइसिंग में जाओ और वहाँ पे आपको स्टोरेज EBS की प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। मेन मुद्दा है कि आप नई डिस्क ऐड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो आपने 100 GB का डिस्क बनाया और उसमें ऐड कर दिया, या जो भी आपको साइज चाहिए। आपने 5 GB की मुझे बताया, मैंने 5 GB की जनरल पर्पस की एक बना लेते हैं। ठीक है, इससे पहले ये और 3 समझ लेते हैं। तो ये तो थी SSD की स्पीड बढ़िया होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक जाओगे तो मैग्नेटिक ये है आपकी HDD। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो लो होती है, तो ये रिकमेंडेड नहीं होती। ये आपका डेटाबेसेस में चलती है, IOPS अधिकतर डेटाबेस सर्वर्स में। जनरल पर्पस रेगुलर जैसे वेबसाइट वगैरह बना रहे हो उसके लिए, या रेगुलर जो काम कर रहे हो, ये दोनों आपका स्टोरेज के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी देखोगे तो ये तीनों HDD हैं, तो ये रिकमेंडेड करी नहीं जाती मैग्नेटिक ज़्यादा। लेकिन फिर भी अगर आपको प्राइसिंग थोड़ा सा कम करना हो, अगर आपको स्लो स्पीड से काम चल सकता हो तो आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली प्रोडक्शन में आप ये 3 ही यूज़ करते हो। अब ये दोनों जो है इस पर OS इंस्टॉल नहीं होता, कोड एज ए, इसलिए आप जब सर्वर लॉन्च करोगे तो सर्वर में आपको ये वाला दिखेगी नहीं। ये स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। SSD डिस्क है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक होती है, लेकिन प्राइसिंग में बहुत अंतर आ जाता है, तो प्राइसिंग इसकी कम होगी। और इन दोनों में भी ये देखो, ये थ्रूपुट ऑप्टिमाइज है, तो यानी ये ऑप्टिमाइज डिस्क है, तो इसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी। तो एक SC1 हो गई और एक ST1 हो गई, तो ST1 की प्राइसिंग ज़्यादा होगी। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि क्या क्या वॉल्यूम टाइप्स होते हैं और क्या क्या यूज़ हो सकता है। मैंने बता दिया, वेबसाइट या नॉर्मल यूज़ में लिए, प्रोविज़न डेटाबेस के लिए, कोल्ड SSD डेटा स्टोर के लिए, और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज जहाँ पे कुछ एनालिटिक्स वगैरह का काम करना चाहते हो, बिग डेटा का कुछ काम करना चाहते हो, उस तरीके से कर सकते हो। और मैग्नेटिक आपका नॉर्मल स्लो डिस्क अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन ध्यान रखना, जब वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो जो सर्वर का अवेलेबिलिटी जोन है सेम अवेलेबिलिटी जोन रखना, क्योंकि अगर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में बनाओगे तो डिस्क कैसे अटैच करोगे, डिफरेंट डेटा सेंटर हो गया ना, इसलिए। और बस वॉल्यूम ऐड कर दो, 5 GB का मैंने क्रिएट किया, क्रिएट कर दो, डिस्क लगाई। इसके साथ में अगर किसी सर्वर के साथ में अटैच करना चाहते हो तो राइट क्लिक करोगे तो वो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर जैसे आपको डिस्क का साइज़ बढ़ाना है तो 10 GB करना है, कर दो। ये लोग मॉडिफाई किया, मैंने 7 GB कर दी। ठीक है जी, और अटैच करना है तो मैं इसको अटैच कर सकता हूँ, तो ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना सर्वर चूज़ कर लूँगा, क्या सर्वर के साथ में लगाना है तो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी, आपकी डिस्क लगाई, मैंने अटैच कर दूंगा इसको। इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इजीली हो जाती हैं। ठीक, स्नैपशॉट यानी बैकअप, तो अगर मुझे इस डिस्क का बैकअप लेना है तो मैं क्या करता हूँ, तो स्नैपशॉट बोलते हैं AWS में, कोई भी टर्म होती है तो बैकअप के लिए। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका बैकअप लेना है तो मैं क्या करूँगा, एक्शन में जाऊँगा, क्रिएट स्नैपशॉट कर दूँगा, तो मैं इससे यहाँ पे एक स्नैपशॉट अपना बैकअप रेडी कर सकता हूँ। तो जो भी मेरा स्टेटस अभी तक का है वो स्नैपशॉट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, उसकी डिटेल डाल दो कि क्या डेट है, तो बैकअप एज ऑन 24। ठीक है जी, कितना टाइम हो गया देखते हैं, 44 मिनट है, तो मेरे ख्याल से हम 15 मिनट्स और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल मैनेजर देखते हैं। लाइफ साइकिल मैनेजर क्या होता है आपका, तो ये स्नैपशॉट हो गया, स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। तो कभी भी रिस्टोर करना है तो जैसे आपने ये स्नैपशॉट लिया, इसमें जाओ, क्रिएट वॉल्यूम करो, तो आपका रिस्टोर वॉल्यूम करके आप नाम दे सकते हो या जो भी आपने रिस्टोर किया। और फिर क्या कर सकते हो, वॉल्यूम में जो करप्टेड वॉल्यूम है उसको हटाओ, डिटैच करो, करप्टेड वॉल्यूम को हटाने के लिए डिटैच करो, और जो आपने रिस्टोर करा है उससे आप उसको अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरी डिस्क रिप्लेस करनी पड़ती है, फाइल से नहीं होता।
आपको पूरी डिस्क की रिप्लेस करनी पड़ती है। एक ये चीज़ आपके लिए लाइफ साइकिल मैनेजर है आपका ऑटोमेटिक लाइफ साइकिल चलाने के लिए। तो आप कुछ एक लाइफ साइकिल मैनेजर आप तैयार कर सकते हो, उसमें आप टैग्स के बेस पे आप बैकअप ले सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटेड बैकअप कर देते हो। अभी हर बार मैनुअली बैकअप लेना तो फिजिबल नहीं होता ना, आपके पास 100 सर्वर है, 100 सर्वर का आप डेली बैकअप तो लोगे नहीं, डेली उनके वॉल्यूम में जाओगे और वहाँ पे जाके आप बैकअप लोगे। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपको क्या करना चाहिए, एक पॉलिसी बना लो, उसमें एक वॉल्यूम्स रखो, उसमें एक टैग लगा लो, जैसे बैकअप का टैग लगा लिया, ठीक है। और अगर उस बैकअप की वैल्यू यस है तो उसका टैग हो जाए, बैकअप हो जाए। और उस पर आप डिफाइन कर सकते हो कि कब आपको लेना है, तो डेली लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है, जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो। कितने आवर पे लेना है, ठीक है, कितना गैप पे लेना है, कब बैकअप स्टार्ट हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो इजीली। तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताना। लाइफ साइकिल मैनेजर आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे फील आप बताओ, आप इसको प्रैक्टिस करके देखो। सिक्योरिटी ग्रुप जाओगे तो सिक्योरिटी ग्रुप किस पे लगता है, सर्वर पे लगता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप जब हम सर्वर लॉन्च करेंगे तो हम देखेंगे तो उस पर क्या है, बेसिकली सारे इनबाउंड पोर्ट आपके बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होते हैं, तो इनबाउंड पोर्ट आपको अलाउ करने पड़ते हैं। तो ये आपको सिक्योरिटी मिल गई। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि किसी भी आईपी से सिर्फ वेब सर्वर की रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करूंगा, बाकी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर आपने ये नहीं लगाया EC2 सर्वर पर तो फिर आपका, मान लो आपकी वेबसाइट होस्टेड भी है ना, तो भी नहीं चलेगी अगर आपने ये पोर्ट अलाउ नहीं किया। तो पोर्ट अलाउ करना चाहिए, जो जो जरूरी पोर्ट है। आउटबाउंड पोर्ट अलाउ नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट जो भी इनकमिंग है वो आउटबाउंड के लिए अलाउ होता है। इलास्टिक आईपी, किसी को परमानेंट आईपी देना है किसी सर्वर को, तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो एलोकेट में गए और यहाँ पे आपने एक आईपी दे सकते हो। तो अब क्या होगा कि अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो इंस्टांसेस होती हैं, अगर जैसे रीबूट होता है ना, तो वो सर्वर आपका आईपी चेंज हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मिलता है पब्लिक आईपी। लेकिन अगर आपने उसको परमानेंट देना है तो पहले बोलते थे ना स्टैटिक आईपी, यहाँ पे बोलते हैं इलास्टिक आईपी। तो आपको इलास्टिक आईपी एक अलोकेट करो और उसको अटैच कर दो। तो अटैच करने के लिए वही अगेन एक्शन में जाओ, एसोसिएट कर दो, और जो भी आपको इंस्टांस पे चूज करना है वहाँ पे दे दो। तो मैंने बोला यहाँ पे देना है, मान लो दूसरी वाले इंस्टांस पे देना है, ठीक है, एसोसिएट कर दो। तो ये मेरा परमानेंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं सर्वर पे जाऊंगा तो मुझको ये आईपी अपना परमानेंट मिल जाएगा, किस इंस्टांस के लिए जिस पे मैंने लगाया था। तो अब जितनी बार भी रीबूट करो तो आपका आईपी चेंज नहीं होगा। तो ये होता है इलास्टिक आईपी। देखो ये था ना 109.231, वही आ गया आपका, ब्लू भी हो गया, तो आपको पता लग गया ये आपका इलास्टिक आईपी है, ठीक है जी, 109.231। अब देखो यहाँ पे क्या था 109.231। अच्छा, इलास्टिक आईपी अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो चार्ज लगता है। तो या तो ये एसोसिएट होना चाहिए और रनिंग होनी चाहिए मशीन की कंडीशन, अगर वो नहीं है तो आपको उसका चार्ज लगेगा। तो बेटर है कि कभी स्टॉप कर दोगे तो वो होता है। तो अगर यूज नहीं कर रहे तो उसको यूज मत करो। तो डिसएसोसिएट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई वेबसाइट चल रही है तो आपको एक परमानेंट आईपी देना होता है। अब ये अगर आईपी अनयूज्ड है, जैसे ये कंडीशन है, तो इस पे इसका मंथली चार्ज लगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है। देखो एसोसिएट नहीं है ना, मेरे लिए तो वेस्ट है, तो मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। अच्छा, प्लेसमेंट ग्रुप का क्या फंडा है। प्लेसमेंट ग्रुप है आपका, हम सही चल रहे हैं ना, इलास्टिक आईपी हो गया हमारा। अब आ जाओ, ये तीन चीजें हमें करनी है, प्लेसमेंट ग्रुप, की पेयर और नेटवर्क इंटरफेसेस। ये समझ लेते हैं एक बार। तो प्लेसमेंट ग्रुप क्या है, प्लेसमेंट ग्रुप है मतलब आप सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर अगर 10 मशीनें रखते हो तो वो 10 Gbps के नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो जाती हैं। तो उनका जो आपको स्पीड है ना वो अच्छी मिलेगी। तो एक कोई भी प्लेसमेंट ग्रुप बना लो, अगर ये सेम प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर आप रखोगे जितनी भी मशीनें, तो वो सारी आपकी हाई स्पीड से चलेंगी, 10 Gbps के हाई स्पीड डाटा नेटवर्क से कनेक्ट होंगी। तो अगर मतलब वो समझो डेटा सेंटर में आपस में जो कनेक्ट होंगी वो
हाई नेटवर्क स्पीड से कनेक्ट होती हैं। तो ये फ़ायदा है कि अगर आप सेम प्लेसमेंट ग्रुप में रखते हो, तो कैसे रखते हो उसको, लॉन्च इंस्टांस करोगे। अगर सेम प्लेसमेंट में ग्रुप में रखना है तो आपका क्वेश्चन आएगा कैसे रखना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब लॉन्च करते हो ना इंस्टांस को, तो सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप प्लेसमेंट ग्रुप चूज कर लेते हो। तो ये लिखा, इस इंस्टांस को जिस प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर रखोगे, है ना, तो उस प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर ये मशीनें हो जाएंगी। तो ये सारी हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट होंगी, हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट होंगी, सॉरी। की पेयर, तो कोई भी मशीन अगर आप लॉन्च करते हो तो एक की पेयर की जरूरत पड़ती है। उसमें एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की आपके पास होती है, वो की टाइप की हो गई आपके लिए, और पब्लिक की रहती है सर्वर पर। ठीक है, तो इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि भाई ये पब्लिक की प्राइवेट की क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्राइवेट की आप अपने पास सेव कर लेते हो। प्राइवेट की का मतलब है वो आपकी चाबी है, और पब्लिक की मतलब है ताला है जो आपका सर्वर पे रखा हुआ है। ठीक है, लोग बहुत ड्रामा करते हैं ये सब चीज़ें बताने में। तो मैं कई बार ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो छोटी छोटी चीज़ें अपनी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, और आपको वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो अगर आप भी कुछ चीज़ यहाँ से लर्न कर रहे हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपसे लर्न करता है और अगर वो अच्छा है, तो अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज उसके साथ शेयर करना। उसको ऐसा मत करना कि अपनी चीज़ें अपने हाइट तक रखो। मैं भी आपको जो बता रहा हूँ तो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें क्या आपकी लाइफ को ईजी करता है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी यूज़ कर रहे हो तो, और कोई सीखना चाहता है, कोई लर्न करना चाहता है, तो उससे वो मत करना जो ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है ना, वो मत करना। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, और एक्चुअली में मुझे इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ लगी कि मतलब लोग चीज़ों को हाइड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप शेयर करो, और अपनी नॉलेज अगर आप किसी से करते हो, गेन शेयर करते हो, तो आई थिंक वो अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करोगे और चीज़ें मतलब ज़्यादा अच्छे। अगर कोई काम करता है, अच्छा काम कर रहा है, तो डिजर्व ही कर रहा है ना यार, उसमें क्या दिक्कत है। एनीहाउ, तो की पेयर समझ गए। पब्लिक की आपके पास सर्वर पे रहेगी AWS कंसोल में, मतलब AWS के पास है, और प्राइवेट की आपके पास किसकी है, आपकी है। तो वो आपके पास नहीं होगी तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, तो इसमें बेसिकली पासवर्ड रहता है। और नेटवर्क इंटरफेस, की पेयर कभी बनाना चाहो अपने लिए तो वो क्रिएट की पेयर करके बना सकते हो। तो इस तरीके से बनाओगे, देखो तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो जाती है। टेस्ट करके बनाया, क्रिएट की पेयर किया, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जो डाउनलोड होगी ना, ये आपकी प्राइवेट की है, यानी अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब सर्वर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एक कंसेप्ट। और नेटवर्क इंटरफेसेस यानी जितने नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, तो आपकी मशीन अगर आपने रेडी करी तो उन मशीनों के साथ एक नेटवर्क कार्ड लगा होगा, है ना। उसी नेटवर्क कार्ड पे आईपी असाइन होता है। तो यहाँ पे आईपी भी देखो ये लिखा रहेगा कि कितने आईपी असाइन हुए, कितने हुए, जो यूज़ में है। ठीक है, नहीं हुए अगर रह जाते हैं कभी कभी, तो उसको जाके मैनुअली डिलीट भी कर सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ग्लोबल एक्सीलरेटर में 2 आईपी यूज़र है। मैं तो ग्लोबल एक्सीलरेटर की सर्विस को यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो देख लेंगे उसके क्या टेक्निकल रीजन है, वहाँ पे जाके हम उसको कर सकते हैं। तो समझ में आया, मतलब नेटवर्क इंटरफेसेस यानी जितने आईपी आपके यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो ये आईपी से यूज़ होने से आपको क्या फ़ायदा, आपको पता लग गया। कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, आपको सेम आईपी यूज़ करना है, आप नहीं कर पा रहे, तो देख लो यहाँ पे जाके कि कहीं मेरा आईपी यूज़ तो नहीं हो रहा। अगर वो आईपी यूज़ हो रहा है तो उसको आप चाहो तो रिलीज़ कर सकते हो, अगर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट वो डिवाइस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और 1 आवर का अप्रॉक्सीमेटली वीडियो हो चुका है, तो उसको पार्ट 1 रखते हैं, और पार्ट 2 में हम कुछ मशीनें लॉन्च करके देखेंगे। ठीक है, एक लाइनस की, एक विंडोज़ की मशीन लॉन्च कर लेंगे, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई ये चीज़ें कैसे काम करता है। फिर एक और शायद पार्ट 3 बना लेंगे, उसमें आपको मैं लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग के बारे में बता दूंगा। तो ये क्लासें बड़ी क्लासें इसलिए रख रहा हूँ कि जब भी आपके पास टाइम हो आप डिवोट होकर देख सको और चीज़ें अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, और दूसरा ये शायद मतलब आपका प्रीमियम कंटेंट रहेगा, तो मतलब कुछ टाइम के लिए आपका रहेगा अवेलेबल, और उसके बाद हो सकता है ये हट भी जाए। तो अगर हट जाए तो उसके लिए मेरे से नाराज मत होना, वो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको मिल जाएगी।
एनी हाउ जब तक ये रहेगा तो कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल अवेलेबल रहेगा, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कवर करके बता पाए। अब कितने ज़्यादा लाइक आते हैं, कितना ज़्यादा वीडियो पॉपुलर होता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर नहीं ज़्यादा कुछ होता तो इसको प्रीमियम कंटेंट में डाल लेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। हो सकता है बहुत सारे आपके क्वेश्चन भी हों, सारे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख सकते हो। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं दूसरे पार्ट 2 के साथ में, जिसमें हम देखेंगे विंडोज मशीन और लिनक्स मशीन कैसे हम यूज़ करेंगे। बाय बाय।